गारंटी लेता हूं कि आप 40 आउट टू 40 स्कोर बहुत इजीली कर पाएंगे। शुरू होता है हमारा सेक्शन नंबर बी। यहां से आने वाले हर एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का होने वाला है। ये सेक्शन में टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, 7, 8, 9, 10 और एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगी। ठीक है, तो यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है। एन एपी 5, 8, 11 आपको एक एपी दे रखी है। ठीक है, हैज 40 टर्म्स। इसको याद रखो, कितने टर्म्स दे रखे हैं हमारे को? 40। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n। फाइंड द लास्ट टर्म, हमारे को 40 टर्म जो लास्ट टर्म है A40 वो फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स। हमारे को टोटल सम नहीं निकालना है, हमारे को लास्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है। आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। देखो ध्यान से, एपी आपको दे रखी है 5, 8, 11 एंड सो ऑन। डी कितना आएगा आपका? 8 माइनस 5 यानी कि 3 आपका डी आ गया। और ए कितना है आपका? जो पहली टर्म होती है वही आपकी ए होती है, ये ए आ गया, डी आ गया आपके पास 3। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? A40 निकालना है, यानी कि n दे रखा है कितना? 40। तो A40 कैसे निकालोगे? देखो भाई, A40 का क्या फॉर्मूला होगा? A प्लस 39 डी। ए कितना है? 5 प्लस 39 इंटू में 3, 39 इंटू में 3। अब कैसे आएगा? ध्यान से देखो, 5 प्लस 39 3 कितना होता है? कैलकुलेट करके बताओ जल्दी। 117। तो हमारी A40 किसके बराबर आ गया? 122 के। ये तो हमारी आ गई लास्ट टर्म। ठीक है ना, ये हमारी लास्ट टर्म हो गई। अब हमारे को देखो क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है लास्ट 10 टर्म्स का। थोड़ा सा यहाँ पर देखो, समझता हूं मैं, आपको समझाता हूं। यहाँ पर 1 टर्म से लेकर आपके पास टोटल 40 टर्म्स है, तो यहाँ पर कहीं 31 होगा, तो 31 से लेकर 40 टर्म तक के जो आपकी वैल्यूज है उनको ऐड करना है बस। तो इसको करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका देखो, आपको मैं एक ही बताऊंगा, करके दिखाऊंगा, लेकिन बता मैं आपको 2-3 तरीके जा सकता हूं। पहला तरीका क्या है कि आप लास्ट वाली टर्म को फर्स्ट टर्म मान ले। कैसे? ध्यान से देखो, अगर आप A40 को अपनी फर्स्ट टर्म मान लोगे और उल्टा चलोगे तो आपको A31 तक जाना है। कहां तक जाना है ये आपको समझ आ जाएगा। उस केस में आपका जो n है वो 10 हो जाएगा और जो d है वो -3 हो जाएगा। जब भी हम किसी एपी को आगे के बजाय पीछे से पढ़ना चालू करते हैं तो इतना ध्यान रखो, जो d है इसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। कैसे बोल रहा हूं दोबारा देखो, अगर मैं A40 को अपनी पहली टर्म मान लूं, इसको हटा दो, 31 को भूल ही जाओ, तो मेरे को कितनी टर्म का सम निकालना है? 10 टर्म का। तो n कितनी हो गई? 10 हो गई। A40 हमारे पास कितना है? ध्यान से देखो, 122। ये क्या हो गया मेरा? फर्स्ट टर्म, यानी कि मेरी A हो गई। अब 122 मेरा क्या हो गया? A हो गया उस वाले पर्टिकुलर केस के लिए। D कितना हो गया मेरे पास? -3। मैंने अभी बताया जब उल्टे से, तो आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो SN वाला, वहां से आप निकाल सकते हो। पहला तरीका तो आपके पास ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, आप फर्स्ट 30 टर्म का सम कैलकुलेट कर लो। आपके पास A दे रखा है, D दे रखा है, N को 30 मान लो, तो वो पहली 30 सम आ जाएगा। आप S30 और S40 फाइंड करो, कर सकते हो। फिर S40 में से S30 को माइनस कर देना। दूसरा तरीका। अब मैं एक और आपको तरीका सिखा देता हूं, जो मैं आपको करके भी दिखाने वाला हूं। देखो क्या तरीका है, आपको कुछ नहीं करना, A31 फाइंड करना है, क्योंकि देखो टोटल आपको लास्ट 10 टर्म्स का फाइंड करना है। तो A40, A39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31। 31 वाली जो टर्म होगी वो आपकी पीछे से 10th टर्म होगी। तो आप A31 फाइंड करो। A31 क्या आने वाला है आपका? A प्लस 30D। A कितना है? 5, 30 इंटू में 3, तो यह आ गया आपका 95। A31 कितना आ गया? 95। अब A31 से A40 तक आपको प्लस करना है। तो फॉर्मूला देखो क्या कहता है, S इक्वल्स टू n/2। तो n तो 10 हो गया। पहली टर्म हमेशा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो यहां पर जो फर्स्ट टर्म है वो 31, लास्ट टर्म है वो 40। तो n क्या आ गया? 10/2। 31 कितना आया हुआ है अभी? 95। ये कितना आया हुआ आपके पास? 122। 5 इसको प्लस करके बताओ कितना आएगा? 217।
अब इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी से, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर बताओ। 1085, ये आ गया सम ऑफ 10 टर्म्स। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन हो गया। Our next question is क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका देखो किससे पूछा गया ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, चलो ध्यान से पढ़ते हैं। A tree is broken due to the storm in such a way that the top of the tree touches the ground and makes an angle of 30 degree। Suppose ये एक पेड़ था, ऐसे ये पूरा एक पेड़ था यहां से लेकर यहां तक, इसको सी मान लो। ये यहां से टूटा और टूटने के बाद नीचे जमीन पे गिर गया। जमीन पे गिरने के बाद अब आगे क्या कह रहा है, 30 डिग्री जमीन पे गिरा, तो वो ऐसे गिरा होगा, पक्की बात है, इंक्लाइन कर रखा है उसने जमीन के साथ, 30 डिग्री का एंगल बना रखा है। ये दे रखा आपको 30 डिग्री। लेंथ ऑफ द ब्रोकन अपर पार्ट, ऊपर वाले पार्ट की जो आपको लेंथ दे रखी है वो 8 मीटर दे रखी है, यानी कि जो ये एसी रहा होगा ये कितना रहा होगा, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वॉज ब्रोकन, पूरे ट्री की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या होगा, लेट द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर ब्रोकन, कितनी होगी, BC। BC पूरा का पूरा ट्री आपका BC के बराबर है। ठीक है, अब क्या करना है आपको क्या दे रखा है, AC। ठीक है, किसके बराबर दे रखा है, 8 मीटर के बराबर दे रखा है। इन ट्रायंगल ABC, फिगर बना दोगे तो आपको मैक्सिमम चीजें फिगर में ही समझ आ जाती है। ठीक है ना, तो फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की वर्ड प्रॉब्लम्स आ रखी हैं और आपने फिगर ढंग से ड्रॉ कर ली तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मेरी बात मान लीजिए। ABC आपका ट्रायंगल है, इसमें देखो आपको निकालना क्या है, AB निकालना है। चलो पहले मैं आपके लिए ये भी लिख देता हूं। AC आपको दे रखा है 8 मीटर, आपको AB फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि देखो BC किसको मिलाकर बना है, AC प्लस AB। AC तो आपके पास 8 आ गया, पर व्हाट अबाउट AB, अगर मैं AB फाइंड कर लूंगा तो दोनों मिलाकर मेरा BC बन जाएगा, तो मुझे हाइट ऑफ द ट्री मिल जाएगी। तो ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ABC मुझे क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है, और क्या दे रखा है, AC, यानी कि हाइपोटेन्यूज दे रखी है और परपेंडिकुलर चाहिए। ऐसा किसके अंदर होता है, 2 के अंदर होता है कि दोनों रेशियो एक साथ आती है, वो है साइन थीटा। साइन थीटा कितना हमारा, 30 डिग्री, और साइन थीटा क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, AB, हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई, AC। ठीक है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, करेक्ट, 1 अपॉन में 2। AB आपको निकालना है और AC आपको दे रखा है 8, तो AB कितना आ गया आपके पास, 8 अपॉन में 2, तो AB कितना आ गया, 4 मीटर। तो आप देखो BC कितना आ गया, 8 प्लस AB, तो 8 प्लस 4, यानी कि BC आपके पास आ चुका है 12 मीटर। तो आपको यहां पर लिखना भी है, द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वॉज ब्रोकन कितनी आ गई, 12 मीटर। तो ये सब जब भी वर्ड क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आती है, आंसर हमेशा वर्ड में स्पेसिफाई होना चाहिए। ठीक है, अब सेक्शन बी में भी ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 8। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराया था, ये क्वेश्चन नंबर 8 का ही क्या है, और पार्ट है, इंटरनल चॉइस पार्ट है, जो कि सेम चैप्टर से आपका लिया गया है, चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखो। 2 poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road। ठीक है, 2 पोल्स हैं जो इक्वल हाइट के दे रखे हैं और वो रोड के दोनों साइड खड़े हुए हैं, और रोड की विड्थ दे रखी है 80 मीटर। मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम भी बनाया है। सपोज ये AB है, ये CD, ये 2 पोल्स हैं आपके, ये रोड है जिसकी विड्थ आपको दे रखी है 80 मीटर। ठीक है, इनकी जो हाइट है वो h लेट कर लेते हैं। अगर इसकी h है तो इसकी भी कितनी होगी,
एच होगी क्योंकि दोनों इक्वल हाइट की हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन them on the road the angles of elevation of the top of the two poles are respectively 60 degree and 30 degree। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, रोड के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है जिससे दोनों के टॉप देखे जा रहे हैं, तो एक का टॉप 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और एक का टॉप 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये पॉइंट हो गया आपका P। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टू पोल्स। आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों पोल्स का उस पॉइंट के साथ, यानी कि डीपी कितना है ये फाइंड करना है, बीपी कितना है ये फाइंड करना है। आ जाओ, सबसे पहले लेट ए बी एंड सी डी आर द टू पोल्स विद हाइट h मीटर, ये मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर बी डी हमारे को कितना दे रखा है, 80 मीटर। अब देखो लेट dp इक्वल्स टू x मीटर, मैंने इसको लेट कर लिया x मीटर। अब जितने भी विद्यार्थी हैं ये मुझे बताए कि bp कितना होगा। सपोज मैं इसको y लेट करूं, क्या करूं, अरे सिंपल है, ये टोटल 80 है, यहां तक x है, तो ये कितना हो गया, करेक्ट 80 माइनस x मीटर, ये आ गया आपके पास bp। अब आ जाओ, सबसे पहले इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं पहले, सी डी पी, आपको क्या दे रखा है, हाइट ऑफ द पोल और x, तो आप क्या निकालोगे, आपको देखो परपेंडिकुलर और बेस पे ध्यान में रखना है, तो किसके अंदर आता है दोनों, ये 10 और थीटा कितना है 30 डिग्री, तो आपका क्या हो गया सी डी अपॉन में डी पी, तो सी डी कितना है h और डी पी कितना आ गया आपके पास x, ठीक है ना। अब देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन में √3, तो h अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x आ गया क्या √3h, क्या आ गया √3h। आप चाहो तो h इक्वल्स टू x अपॉन में √3 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है वो तो। अगला इन ट्राइंगल ABP, ABP, ABP के अंदर भी सेम tan 60 डिग्री किसके बराबर आ गया, AB अपॉन में BP के, AB कितना है h और BP कितना अभी मैंने आपको बताया 80 माइनस x। याद रखो आपको x की वैल्यू निकालनी है, tan 60 डिग्री कितना होता है √3, h अपॉन में 80 माइनस x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 80 माइनस x इक्वल्स टू h। अब देखो आपके पास दो तरीके, या तो यहां पर डायरेक्ट लिख लो कि h की वैल्यू कितनी है x अपॉन में √3, ऐसे x की वैल्यू आ गई x अपॉन में √3, या यहां पर आप पहले h की वैल्यू डालें, h की x की वैल्यू डालें और उसके बाद आपको फाइंड करना होगा, तो अपना छोटा कर लेता ना, तो छोटे में क्या कहता है √3 80 माइनस x और h की जगह आ गया x अपॉन में √3। अभी √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 80 माइनस x इक्वल्स टू x। अभी देखो क्या आएगा, ये 3 8 240 माइनस 3x इक्वल्स टू x, ये 3x उधर जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो, यहां कर देता हूं आपके लिए, ध्यान से देखना, 4x किसके बराबर आ गया 240 के, तो x किसके बराबर आ गया 60 के, क्योंकि 240 अपॉन में 4 कितना होता है 60 होता है, 60 मीटर। तो x क्या है हमारा dp, तो dp तो आ गया 60 मीटर, तो bp कितना आ गया भाई, bp आ गया 80 माइनस 60 यानी कि 20 मीटर। तो यहां पर लिख दो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द पोल्स इज 60 मीटर एंड 20 मीटर। हमें नहीं पता ना कौन सा पोल कहां पर लगा हुआ है, तो आपने ये लिख दिया और मेंशन कर दिया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन 8 भी हो गया है। क्वेश्चन इज PA and PB are the tangents drawn to a circle with center O. If PA equals to 6 centimeter and angle APB equals to 60, then find the length of the chord AB. हमारा अगला क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछा गया है, सर्कल चैप्टर से। आप एक बात ध्यान में रखना, आप जब ये सिलेबस कर रहे हो, सॉरी सैंपल पेपर जब आप कर रहे हो, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर से आए हुए हैं और किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। हम देख चुके हैं सर्कल के ऑलरेडी 2
क्वेश्चन आ चुकी है, लगभग तीसरा क्वेश्चन है, लगभग 7 से 8 मार्क्स का आपका सर्कल अभी तक पूछा जा चुका है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। एक चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक्स पूछा जा चुका है, 2 क्वेश्चन में पूछा जा चुका था, यानी कि 4 से 5 मार्क्स का आपका स्टैटिस्टिक्स था। इसी तरीके से आपका जो सैंपल पेपर है डिकोड किया जाता है। सैंपल पेपर का मतलब है आपका जो पेपर का पैटर्न होगा कुछ इस तरीके से होने वाला है। तो आपको उन चैप्टरों पे ज्यादा फोकस करना है जो हाईली वेटेज रखते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक सर्कल है जिससे पी ए पी बी टेंजेंट बनाई जा रही है पॉइंट पी से, और सर्कल सेंटर ओ पर है। अगर पी ए 66 सेंटीमीटर है, आपका जो पी ए है वो 6 सेंटीमीटर है, एंड ए पी बी 60 डिग्री दे रखा है, ए पी बी 60 डिग्री दे रखा है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ए बी। आपको ए बी फाइंड करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पी ए इक्वल है पी बी के। क्यों है? थ्योरम 10.t क्या कहती है, जब एक एक्सटीरियर पॉइंट से, किसी एक एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट्स बनाई जाती हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। जिन भी बच्चे कर रहे हैं एनसीईआरटी खोल के 10.2 देखेंगे, पी ए इक्वल हो गई पी बी के, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। कैसे? एंगल पी ए बी इक्वल हो गया एंगल पी बी ए। क्या लिखेंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये इक्वल हो गए। अब जरा ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल पी ए बी क्या होगा, एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल ए पी बी किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री। क्यों भाई? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि तीनों एंगल का सम किसी ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्री का होता है। अब जरा ध्यान से देखो, एंगल पी ए बी और एंगल पी बी ए इक्वल है, तो मैं किसी भी एक की जगह कुछ लिख सकता हूं? हाँ भाई लिख सकता हूं। तो पी ए बी, और मैं इसकी जगह भी क्या लिखूंगा, पी ए बी। और ए पी बी आपको कितना दे रखा है, ध्यान से देखिए, 60 डिग्री। ये हो गया आपका 2 एंगल पी ए बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 2 एंगल पी ए बी 120 डिग्री, एंगल पी ए बी 60 डिग्री, यानी कि आपके पास एंगल पी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है, 60 डिग्री। आपकी एंगल पी ए बी की वैल्यू आ गई है, ये आपका 60 डिग्री। और आपका एंगल पी ए बी किसके बराबर था, एंगल पी बी ए के, तो ये भी कितना आ गया, 60 डिग्री। ऑल 3 एंगल्स इन ट्राइंगल पी ए बी इज 60 डिग्री, therefore triangle PAB is an equilateral ट्रायंगल। तो ये आपका जो PAB है वो क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और अगर PAB इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो therefore all the sides of triangle PAB is equal। सारी की सारी साइड्स इक्वल हो गई। इसका क्या मतलब हुआ, PEA इक्वल है AB इक्वल है PB। तो PA आपको कितना दे रखा है, ध्यान से देखो, 6 सेंटीमीटर। Therefore AB भी कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। आपको यही फाइंड करना था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और ये सेक्शन बी का आपका आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स। ध्यान से देखना, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया हुआ क्वेश्चन है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 3 पॉजिटिव नंबर्स दैट आर कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 725। देखो ध्यान से, क्या कह रहा है वो आपसे वो ये कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स के स्क्वायर लेने हैं और उनका जो सम है वो आपका 725 के बराबर है। नंबर कौन से हैं, नंबर जो है वो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 के हैं, यानी कि कंसेक्यूटिव एक के बाद एक आने वाला। और पहला देखो, पहला मान लो अगर 5 है तो दूसरा कंसेक्यूटिव मल्टीपल क्या है, 10, और तीसरा 15। तो लेट द फर्स्ट नंबर इज कितना हो गया, 5x, क्योंकि 5 का क्या है वो मल्टीपल और हमारा नंबर हो गया x। सेकेंड नंबर इज कितना हो जाएगा, 5x प्लस 5।
थर्ड नंबर इज 5x प्लस 10। ये हमारे 3 नंबर हो चुके हैं। सबसे पहला हमें क्या करना है, स्क्वायर्स निकालना है। स्क्वायर्स ऑफ नंबर इज क्या होंगे, देखो 5x का स्क्वायर, 5x प्लस 5 का होल स्क्वायर एंड 5x प्लस 10 का होल स्क्वायर। अब वो क्या कह रहा है, इनका जो सम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 725 के बराबर आ गया। अब इसको सॉल्व करना है हमें, इसको सॉल्व करो। 25x का स्क्वायर ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खुलेगा, तो 25x का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 5 से 20 तो 50x, ये वाला देखो 25x का स्क्वायर 100x इक्वल्स टू 725। आइए 1 2 3, तो ये आ गया आपका 75x का स्क्वायर। 25 सॉरी पहले x वाली टर्म 50 और 100 150x, इसके बाद 25 और 100 कितना हो गया आपका 125 इक्वल्स टू 725। अब देखो यहां से आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा, क्या कॉमन नजर आ रहा है, 25 कॉमन नजर आ रहा है मुझे, तो आपको देख लो क्या नजर आ रहा है। सबसे हाईएस्ट जो कॉमन इसमें आ रहा है फैक्टर वो 25 नजर आ रहा है, तो 3x का स्क्वायर 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 725 अपॉन में 25। 725 अपॉन में 25 आएगा तो क्या बचेगा बताओ, 29 बचेगा। क्या बचेगा 29 या 30, देखो ध्यान से क्या बच रहा है, बताओ जल्दी मुझे। 31 कितना आएगा, सॉरी 29 कितना आएगा 29। अब जरा इसको देखो करो, 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 29 इक्वल्स टू 0। 3x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब देखो 3 कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेकर उधर भेज दो, x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे अब हम, x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। आप इसको कोई से भी मेथड से कर सकते हो, मिडिल टर्म से कर सकते हो या फिर किससे, डिटरमिनेंट वाले से। तो मैं मिडिल टर्म से करके दिखा रहा हूं, x का स्क्वायर 4x 2x माइनस 8। आपको यहां पर प्लस चाहिए तो ये प्लस का होना चाहिए, क्या आएगा, ये आएगा x कॉमन तो बचा क्या x प्लस 4, यहां माइनस 2 कॉमन तो बचा क्या x प्लस 4। आपका आंसर क्या आ रहा है, x माइनस 2 x प्लस 4। x की वैल्यू आ गई 2 माइनस 4। माइनस 4 को हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे, इग्नोर नेगेटिव वैल्यू। तो x की क्या वैल्यू आ गई 2 आ गई, x की क्या वैल्यू आ गई 2 आ गई। पर क्वेश्चन हमारा यहां पर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हमारी सिर्फ x की वैल्यू आई है। अभी हमारे को क्या करना है, 3 नंबर्स फाइंड करने हैं। तो अगर यहां देखो, यहां पर बना रहा हूं, फर्स्ट नंबर क्या था हमारा, पहला नंबर था हमारा 5x, तो x कितना आ गया 2, यानी कि पहला नंबर आ गया 10। सेकंड नंबर क्या था हमारा, सेकंड नंबर 5x प्लस 5, यानी कि 5 इंटू में 2 प्लस 5, 10 प्लस 5 15। थर्ड नंबर 5x प्लस 10, तो 5 इंटू में 2 प्लस 10,
तो 10 + 10 20, थ्री नंबर्स आर कौन कौन से हो गए? 10, 15 एंड 20। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। यहीं पर इसी के साथ हमारा सेक्शन बी भी खत्म हो जाता है और सेक्शन सी यहाँ से शुरू होता है। सेक्शन सी में मैंने आप लोगों को बताया था टोटल 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 आपके सेक्शन सी में आने वाले हैं। सभी क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 आपका केस स्टडी होगा। आपका पहला क्वेश्चन इसी क्रम में है क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका आ गया कंस्ट्रक्शन चैप्टर से। आपके पूरे पेपर में जितना सैंपल पेपर मैंने अभी तक कराया आपको ये पहला क्वेश्चन है जो आपको कहां से मिला है? कंस्ट्रक्शन चैप्टर को से देखने को मिला है। आइए इसको करते हैं। कैसे करते हैं? बहुत से बच्चों के लिए आसान होता है कंस्ट्रक्शन, बहुत से बच्चों के लिए नहीं होता, पर मैं आज दोनों तरीके से आपको ये समझाने वाला हूं कि ये ना ज्यादा मुश्किल है और ना ज्यादा आसान है। लेकिन इसको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जब मैं आपको इसको अब समझा दूंगा। तो कंस्ट्रक्शन की कुछ बेसिक टेक्निक्स आपको याद रखनी होती है और स्टेप्स उसके लिखने होते हैं। तो बहुत से बच्चे स्टेप्स लिखने में डरते हैं, बहुत से बनाने में डरते हैं। तो आइए मैं समझा देता हूँ। अपना जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो निकाल कर रखिए। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिस चीज की जरूरत है वो होगा आपका कंपास। ठीक है, सबसे पहले कंपास निकालिए। आपका क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को मार्क कर लो। इसका मतलब बताऊंगा। ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, draw 2 tangents to the smaller circle from a point P which lies on the bigger circle। क्या कंस्ट्रक्ट करना है पहले तो ये समझो। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? ऐसे सर्कल्स जिनका एक ही सेंटर होता है। यहाँ पर मैंने आपके सामने 2 सर्कल बना रखे हैं पर इनका सेंटर क्या है? ओ ही है। तो इन दोनों सर्कल को आपस में बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। एक रेडियस 3 सेंटीमीटर का है, अंदर वाला 3 सेंटीमीटर का हो गया, और एक रेडियस 7 सेंटीमीटर का है, बाहर वाला 7 सेंटीमीटर का हो गया। आपको बाहर वाले सर्कल पर एक पॉइंट दे रखा है, ये मार्क कर लेते हैं P। बाहर वाले सर्कल पे एक पॉइंट दे रखा है जिसको हमने मार्क कर लिया P, और स्मॉलर सर्कल पर आपको P से 2 टेंजेंट्स बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है। जैसे कि टेंजेंट्स आपने देखी होगी, आपका एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये आपका सर्कल। तो इस पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बनानी है आपको सर्कल, स्मॉलर सर्कल पर। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां लिख लेते हैं स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है हमारा? ड्रॉ 2 concentric circles with radius क्या क्या है? 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। आप लोगों को सर्कल बनाना नहीं आता जिसको, तो मैं बता देता हूं। सर्कल के लिए आपको क्या करना है? ये आपके पास आपका स्केल होगा, ठीक है, इस तरीके से। मेरे पास इतने बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं नहीं, वरना मैं आपको इंस्ट्रूमेंट से बनाकर दिखाता, पर लेकिन आप स्टेप समझ लीजिए। आपके पास कंपास होगा, कंपास की जो नीडल होती है और उसमें आपने पेंसिल पेन जो भी लगा रखा है उसकी जो टिप होती है, दोनों एकदम, अगर उसको रखोगे तो दोनों एकदम मैच करनी चाहिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है? 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाने के लिए आपको 3 सेंटीमीटर अपना कंपास क्या करना है? देखो 0 1 2 3 सेंटीमीटर अपना कंपास आपको ओपन करना है इस तरीके से। उसके बाद उसको एक पॉइंट पे रख के उसकी नीडल को घुमा देना है, तो आपका 3 सेंटीमीटर का सर्कल बन गया। आपका बड़ा सर्कल कैसे बनेगा? इस कंपास को 7 सेंटीमीटर तक ओपन कर लो, सेंटर यही रहना चाहिए, और फिर एक बड़ा सर्कल ड्रॉ कर दो। इस तरीके से आपके 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए जाएंगे। अब देखो आपके सर्कल्स बन गए, आपने स्टेप्स लिख दिया। अगला काम है आपका P यहां पर लाई करता है। सबसे पहले ज्वाइन कर दो OP को, या आपने ज्वाइन कर दिया OP को, ठीक है। OP क्या है? ध्यान से देखो, OP हो गई बाहर वाले सर्कल की रेडियस, यानी बिगर सर्कल की रेडियस। आपका पहला स्टेप होगा इस OP को बाइसेक्ट करना है। स्टेप 2, ज्वाइन OP एंड बाइसेक्ट OP एट M। मैंने नाम दे दिया, ये पूरा का पूरा OP है, इसको मैं बाइसेक्ट करूंगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट मतलब ऐसा पॉइंट इस लाइन पर जो मिड पॉइंट कहलाएगा इस लाइन का, यानी कि वो पॉइंट इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब देखो बाइसेक्ट कैसे करते हैं? कंपास लो, फिर से कंपास के नीडल को यहां रखो और इस लाइन के मोर देन हाफ, मान लो ये इसका हाफ है, तो मोर देन हाफ ओपन करके यहां से यहां पर रखकर एक आर्क यहां लगाओ, एक आर्क यहां लगाओ, फिर यहां रख के एक आर्क यहां लगाओ और एक आर्क यहां लगाओ, ठीक है।
समझ गए क्या कह रहा हूं? दोबारा देख लो जिन बच्चों को नहीं समझ आया। ये आपका लाइन सेगमेंट है, अपना कंपास ओपन करो थोड़ा सा, हाफ, इसका हाफ ले लो, और ये हाफ मतलब अंदाजे से हाफ होता है, ठीक है, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा खोलकर, और जिनको अंदाजा समझ नहीं आ रहा था वो देख लो, 0 और P, सॉरी O और P कितने सेंटीमीटर की लाइन है? 7 सेंटीमीटर। मिड पॉइंट क्या होगा? 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 से थोड़ा ज्यादा है, 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। आप इसको ले लेंगे, यहां रखा आपने, एक आर्क यहां लगाई, और वही कंपास से आर्क यहां लगाई। कंपास को चेंज नहीं करना है, फिर उसकी टिप को यहां रखा, आर्क यहां लगाई, आर्क यहां लगाई। क्लियर है? तो ये आपकी आर्क लग गई। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ठीक है। मेरे थोड़े से डायग्राम्स क्लियर नहीं होंगे क्योंकि मैं कंपास वगैरह का यूज नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों के क्लियर आएंगे एकदम, जो स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे। अब देखो यहां पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट आपका हो गया M, ये पॉइंट क्या हो गया आपका? M पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यही वो बाइसेक्टर पॉइंट है जो हमने यहां पर किया है, जो स्टेप में लिखा था। अब आपका क्या हो गया? ये OP पूरा 7 सेंटीमीटर का था, तो PM और OM आपका 3.5 सेंटीमीटर का आया होगा, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है ना। तो आपको क्या करना है? कंपास को यहां रखो और इसका इतना खोल लो, यानी कि PM डिस्टेंस के बराबर अपने कंपास को ओपन कर लो और उसको M पॉइंट पे रखो। कहां पर रखोगे? M पॉइंट पे रखोगे, और आपको क्या ड्रॉ करना है? एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है। ये बन गया आपका सर्कल। इसकी रेडियस क्या है सर्कल की? PM या OM इसकी रेडियस है। आपने सर्कल को इतना लिया और इसके बाद M पॉइंट से एक सर्कल बना दिया। इस सर्कल ने आपके अंदर वाले सर्कल को 2 पॉइंट पर टच किया है, T1 और T2। आओ पहले ये लिख लेते हैं, स्टेप 3, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर M को सेंटर मानना है, एंड रेडियस PM या फिर OM, कोई सी भी ले सकते हो, दोनों बराबर तो है ही। स्टेप 4, सर्कल विद सेंटर M इंटरसेक्ट, देखो ये जो M के साथ वाला सर्कल है, इंटरसेक्ट स्मॉलर सर्कल at T1 and T2। स्टेप 4 देखो, स्टेप 5, नाउ ज्वाइन PT1 and PT2, PT1 and PT2, ये आपकी बन गई रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। हेंस PT1 and PT2 are your required tangents। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। जिनको नहीं समझ आएगा वो एक बार फिर से इस वीडियो को शुरू से देखेंगे, उसके बाद आई एम श्योर आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो आप कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम कोशिश करेंगे इसको आपको फिर प्रॉपर आपको इस कैंपस वगैरह से करके दिखाया जाए। थैंक यू। तो हमारा 11th क्वेश्चन में और पार्ट करके दिया हुआ है, यानी कि आपके सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 11 में और पार्ट इंटरनल चॉइस दे रखी है। इंटरनल चॉइस भी आपकी कंस्ट्रक्शन से ही दी गई है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। क्या रेडियस दे रखी है, ध्यान से देखो। सर्कल की रेडियस आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो ये दो पार्ट में क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। पहला पार्ट आपको क्या दे रखा है, पहले पार्ट में आपको दे रखा है एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 60 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर सॉरी, और जो टेंजेंट्स इसके ऊपर बनी है वो दोनों एक दूसरे को 60 डिग्री पर इंक्लाइन कर रही है। कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर इंक्लाइन कर रही है, और वो एक एक्सटर्नल पॉइंट से बनी है। हमारे को यही कंस्ट्रक्शन करनी है। सपोज आपका ये सर्कल है और ये सर्कल की रेडियस सेंटर दे रखा है O। अब एक ये रेडियस ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये आपने एक रेडियस ड्रॉ कर ली, इसका नाम दे दो चलो OA, ठीक है। OA की लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर।
अब देखो यहाँ पर थोड़ा ना अलग अप्रोच लगाना पड़ेगा। हमारे को एक पॉइंट दे रखा है जिस पॉइंट से दो टेंजेंट इस सर्कल पे बनाई गई है और उस पॉइंट को 60 डिग्री के एंगल पे बनाना है। तो ये क्या होगा ना कि यहां से चालू नहीं होगी कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन यहां से चालू होगी। आइए मैं आपको इसको थोड़ा सा एक बार समझा देता हूं। ये एक सर्कल आपका, ये आपके बाहर वाले पॉइंट से पॉइंट पी और ये ओ, इसको भी ज्वाइन कर दो रेडियस को। अब देखो ध्यान से इसको थोड़ा समझो, ये आपका पी दे रखा है पॉइंट, ये जो टेंजेंट्स है दोनों ये 60 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे के ऊपर सबटेंडेड है। ठीक है, आप लोगों को पता ही है, क्या पता है आप लोगों को कि जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। आपके चैप्टर 10 थ्योरम 10.1 में ये बात बता रखी है। अब आप ध्यान से देखो, अगर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 इन चारों एंगल का सम मिलाकर कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूं। एंगल पी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल ओ 360 डिग्री होना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी ऐसा कहती है, मैं नहीं कह रहा। पी आपका 60, ए आपका 90, बी आपका 90, तो ओ निकालना है, कितना होगा 90 90 180, 180 60 240, तो 360 माइनस 240, तो एंगल ओ कितना आ गया आपके पास 120 डिग्री। तो यहां पर जो एंगल ओ आया है ये वाला एंगल ए ओ बी आ गया आपका 120 डिग्री। तो हम अगर 60 डिग्री नहीं ड्रॉ कर सकते तो क्या हुआ, हम इस पर एंगल 120 ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये एंगल 120 डिग्री बन जाएगा तो ऑब्वियसली जो हमारा बाद में पॉइंट आने वाला है उसके ऊपर जो टेंजेंट्स आने वाली हैं वो कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री की हो जाएगी। तो ये अगर आपको नोट करना हो तो ये नोट जरूर कर लेना, ताकि आपको ये कॉन्सेप्चुअल रहे कि जो मैं करने वाला हूं वो क्यों करने वाला हूं। आइए सबसे पहले तो मेरे को याद क्या करना है, यहां पर एक 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो इसको कैसे करते हैं, देखो ये ओ ए एक लाइन है, यहां पर अपना नीडल रखो, कंपास की नीडल रखो और हल्का सा खोल लो, बस बहुत थोड़ा सा। फिर यहां पर रख के ही नीडल को यहां से एक कंपास का गोल बना दो, बन गया। यहां पर आपने नीडल रखी और इसको ऐसे घुमा दिया कंपास को। इसके बाद यहां पर नीडल रखी, एक आर्क यहां लगाई, जितना खुला हुआ था चेंज नहीं करना है, जितना कंपास खोल रखा था उतना ही रखना है। एक आर्क यहां लगाई, फिर यहां पर रखकर एक आर्क यहां लगाई। इस बात को ध्यान में रखो, कंपास की हर एक आर्क 60 डिग्री की होती है, यानी ये पहला एंगल बन गया 60 डिग्री का। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये एंगल जो है 60 डिग्री का, और ये एंगल बन गया 120 डिग्री। तो इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये एंगल 120 डिग्री। अब ये जो अंदर एंगल बन गया है ये बन गया है 120 डिग्री, क्योंकि पहली आर्क 60 डिग्री, दूसरी आर्क 120 डिग्री, तो मैंने इसको जोड़ दिया यहां से। अब ये बन गया OB। अब ये OA भी रेडियस हो गई और OB भी रेडियस हो गई। देखो जरा ध्यान से देखो, ये दो रेडियस दिख रही है सर्कल के अंदर, तो ये OA रेडियस हो गई सर्कल की, OB रेडियस हो गई, और ये AOB 120 डिग्री का एंगल हो गया कंस्ट्रक्शन के थ्रू। अब देखो वो क्या कह रहा है, ये जो एंगल A है और B है ये 90 डिग्री के हैं, क्योंकि टेंजेंट जो रेडियस के ऊपर एंगल बनाती है वो 90 डिग्री के बनाती है। हम सारा काम कहां से कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं, उधर से नहीं कर रहे। तो हम क्या करेंगे, पहले इनके ऊपर 90 डिग्री एंगल्स बनाएंगे। यहां पर कंपास रखो, कंपास को यहां से टच करके गोल घुमा दिया, फिर यहां रख के पहली आर्क, फिर यहां रख के दूसरी आर्क। अभी समझाया, बिल्कुल सेम पैटर्न यहां करना है। पहला एंगल 60 डिग्री 120। अब आपका सवाल ये होगा, सर हमारे को ना 60 चाहिए ना 120, हमारे को तो चाहिए 90। रुको भैया रुको, 60 और 120 को अगर मैं बाइसेक्ट कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास, बताइए जरा, 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री होता है 60 और 120 के बीच वाला। तो अब कंपास को यहां रखो, एक आर्क यहां लगाओ, एक आर्क यहां लगाओ, फिर कंपास को यहां रखो, एक आर्क यहां लगाओ और एक आर्क यहां लगाओ। इस तरीके से बनेगा। उसके बाद ये जो आपने आर्क्स बनाई है ये वाली, ये थोड़ी सी देखो क्लियर नहीं है, ये हो गई। तो ये जो आर्क बनी है आपकी ये 90 डिग्री की बनेगी, यानी कि यहां पर ये जो एंगल आ गया ये आ गया 90 डिग्री का। क्या किया, दोबारा देखो यहां पर भी करने वाला हूं, इसके ऊपर भी आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है ना। तो कंपास को यहां रखो, थोड़ा सा खोलो, यहां रखने के बाद इसको ऐसे घुमा दो कंपास को, ठीक है, चाहो तो और लंबा खींच लो। फिर यहां रखो, पहली आर्क 60 डिग्री, दूसरी आर्क 120 डिग्री, फिर यहां रखो एक आर्क ऐसे, यहां रखो एक आर्क ऐसे, ठीक है। तो ये बन गया आपका 90 डिग्री। अब इसको भी ज्वाइन कर दो, ठीक है। जहां पर आकर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी
वही आपका P होगा, क्योंकि ये जो R है ये आपका टेंजेंट आ रहा है, क्योंकि इन्होंने इसको देखो सर्कल को एक ही जगह पे टच कर रखा है और ये 90 डिग्री के एंगल बना रही है। आ गया समझ? अब देखो ये 90 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो आप इसको कैलकुलेट कर लो बेशक, तो ये कैलकुलेट करके अप्रोक्स 60 ही आपका आंसर आएगा, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो ऑलरेडी ये 90, 90 और 120 तो ये हो गया, इनको प्लस करने के बाद 360 से माइनस करके 60 ही बचता है, क्योंकि ये 300 डिग्री इसके तो यही हो गए। ठीक है, आइए मैं इसको रख करके स्टेप्स लिख देता हूं आप लोगों के लिए, बाकी अब आप स्टेप खुद ही समझ गए होंगे। ध्यान से देखो, स्टेप नंबर 1 क्या कह रहा है? स्टेप नंबर 1 हमारा सबसे पहले हमने क्या किया था? ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड सेंटर O एंड सेंटर एट O। स्टेप 2 कंस्ट्रक्ट 120 डिग्री एंगल एट O। यहां पर हमने O के ऊपर कितने डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया है? 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया है एट O, सो दैट एंगल AOB कितना हो गया हमारा? 120 डिग्री। स्टेप 3 कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एंगल एट A एंड B। A और B के ऊपर हमने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करे, ठीक है? A एंड B के ऊपर हमने 90 डिग्री के एंगल कंस्ट्रक्ट करे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सो डेट P एंगल PBO इक्वल हो गया एंगल PABO इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ यह आ गया आपका। नाउ P इज द एक्सटर्नल पॉइंट टू विच PB and PA is drawn। स्टेप 5 या स्टेप 5 कह लो या हेंस कह लो, हेंस PA and PB are the required tangents which subtends 60 degree angle with each other। हो गया आपका, ये तो हो गया आपका आधा क्वेश्चन। आधा क्यों बोल रहा हूं? अभी हमारे को लेंथ फाइंड करनी है टेंजेंट की। लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? OP को ज्वाइन कर दिया, ठीक है? यहां पर लिख रहा हूं ज्वाइन OP। और देखो आपने पढ़ रखा है, यहां पर मैं करके नहीं दिखाऊंगा, ना आपको करके दिखाने की जरूरत। जब OP को ज्वाइन करेंगे तो ये ऊपर एक ट्रायंगल बन गया, नीचे एक ट्रायंगल बन गया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए जो OP है वो इस वाले एंगल का बाइसेक्टर होगी, यानी कि ऊपर वाला 30 डिग्री, नीचे वाला भी 30 डिग्री। इस बात को आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ऊपर वाला 30 डिग्री, नीचे वाला 30 डिग्री। आपको सेंटीमीटर में कितना दे रखा है? रेडियस 6 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है? आपको PB और PA निकालना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स निकालनी है। यू ऑलरेडी नो दैट PA इक्वल्स टू PB। कैसे? फिर से जाकर आपको मैं बोल रहा हूं, ध्यान से पढ़ लो। 10.2 एनसीईआरटी खोलो। 10.2 जब भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल पर बनाई जाती है, एक ही सर्कल पर, तो वो दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती है। अब देखो कैसे निकलेगी। 10 30 डिग्री इस वाले ट्रायंगल, या तो ऊपर वाले ट्रायंगल में लगा लो या नीचे वाले ट्रायंगल में लगा लो, आपकी मर्जी है। 10 30 डिग्री किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ध्यान से देखो, ये 30 डिग्री यहां बना हुआ है, तो ये तो बेस हो गया। ऑब्वियस सी बात है, ये 90 डिग्री है, तो ये तो आपका हाइपोटेनियस हो गया। OP हाइपोटेनियस हो गई, PB बेस हो गया, और PBO आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर।
तो यहाँ पर लिख दो OB परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस कितना हो गया PB, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन में √3, OB की वैल्यू 6 PB, तो PB कितना आ गया 6√3 सेंटीमीटर, तो PA कितना आ गया 6√3 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट्स आ गई आपकी 6√3 सेंटीमीटर। Our next question is the following age-wise chart of 300 passengers flying from Delhi to Pune is prepared by the airline staff। आपको क्या करना है देखो ध्यान से, फॉलोइंग एज दे रखी है 300 पैसेंजर्स की और फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली से पुणे, तो एयरलाइन स्टाफ ने चार्ट बनाया और चार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी वो मत देखना, अभी सिर्फ इसको ध्यान में रखना। क्या कह रहे हैं चार्ट, ध्यान से देखो, लेस देन 10 नंबर ऑफ पैसेंजर्स, सॉरी यहां पर नंबर ऑफ पैसेंजर्स आएगा। आपके सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स पे होते हैं तो मुझे लगा ये भी, यहां पर भी पैसेंजर्स कर लो, इसको भी पैसेंजर्स कर लो, ठीक है। तो एज दे रखी है कि 10 साल से कम के कितने पैसेंजर हैं 14, 20 से कम। अब देखो यहां पर गैप नहीं दे रखा है, इस बात को ध्यान में रखो। मैंने आपको मीडियन वाला भी कुछ टाइम पहले क्वेश्चन कराया था, मेरे ख्याल से सेक्शन बी में था, जब मैंने आपको कम्युलेटिव, तो ये एक तरीके की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आपको इससे फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, इसके बाद मैं क्वेश्चन आपको आगे बताऊंगा। 10 साल से जो कम है वो 14 है और 20 साल से कम है तो 44 है, तो यानी कि इसके अंदर ये भी इंक्लूडेड है, क्योंकि लेस देन 20 में लेस देन 10 तो आएगा ही ना। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं, मैंने आपके लिए प्रिपेयर करा है चार्ट। तो यहाँ पर हमने इंटरवल काट दिए कि 0 से 10 के बीच में कितने हैं, जो भी बच्चे इसके कम अंदर है लेस देन 10 वो 0 से 10 के बीच में आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे। लेकिन जो यहाँ पर हैं लेस देन वाले 20 में वो 44 हैं, तो क्या वो आएंगे इसके अंदर? नहीं, क्योंकि उसमें से पहले ये वाले हटेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। तो 44 माइनस 44 30। अब जरा ऐसे ध्यान से देखो, लेस देन 82 वाले में क्या होगा, सॉरी 30 वाले में क्या होगा, यहाँ पर 82 आ रहे हैं, तो 82 में से पहले 44 यानी कि 14 प्लस 30 वाले माइनस होंगे। कितना आएगा आपका आंसर? 36 38। आप 30 से 40 इसी तरीके से आप करते चले जाओ, मैं लिख देता हूं 52 50 61 42 एंड 13, ये आ गया आपके। इनका टोटल कितना होगा? टोटल पैसेंजर्स आपको 30 दे रखे हैं, तो इनका टोटल आ जाएगा आपके पास 300। अब देखो XI कैसे निकालते हैं, क्या बताया था XI का? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, 10 प्लस 0 10, 10 अपॉन में 2 5, इस तरीके से ये 15 25 35 45 55 65 एंड 75। तो ये आ गया हमारा XI। XI का फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर। XI को क्लास मार्क बोलते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, इस तरीके से मेरे XI निकले हैं। अब देखो FI XI कैसे आएगा? FI ये FI है आपका, तो FI मल्टीप्लाई XI, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, कर दो 70, करते जाओ फटाफट करते जाओ ये सारे, और ये करने के बाद मैं भी आपको मीन का फॉर्मूला बताता हूं। तो हमारी टेबल क्या आ गई? 70 450 950 1820 2250 3355 एंड सो ऑन। मैंने आपके लिए इसका सम भी कर दिया 12,600। आइए हमारे को निकालना क्या था? मीन एज ऑफ पैसेंजर निकालनी थी। तो पैसेंजर की मीन एज का फॉर्मूला क्या होगा? देखो x के ऊपर बार मीन को रिप्रेजेंट करते हैं, और FI XI का सम, यानी कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन यहां ली है इनका सम, अपॉन में FI का सम, ये जितनी है ये सम। ऐसे ही कुछ हम पहले करते थे, टोटल सम निकाला करते थे ऑब्जर्वेशन का, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या कर दिया करते थे? डिवाइड। तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही तो है, इनको अलग अलग दे रखा है, इनका सम आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 300 हो गई। उसके बाद सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनके सम, इसको मल्टीप्लाई करके इसके सम आ गए। आइए मीन एज निकालते हैं। FI XI का समीशन कितना है?
12,600। FI का समीशन कितना है 300। यह आ गया आपका 42। आपका जो मीन आ चुका है वो 42 आ गया। यानी कि आपके जो प्लेन है, जो पैसेंजर सफर कर रहे हैं, उसमें मीन एज, जो एवरेज एज है लोगों की, वो कितनी है 42 है। एवरेज एज का मतलब आप सब जानते हो, सबका कंबाइंड करके एक एवरेज निकाली गई है, तो एवरेज एज 42 है। ठीक है, अब आ गए हमारे केस स्टडी के क्वेश्चन। केस स्टडी में क्वेश्चन नंबर 13 हमारा पहला केस स्टडी का क्वेश्चन है। अभी आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को। आई होप आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा। आइए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। सबसे पहले आप बताइए, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो क्वेश्चन किस चैप्टर का है? क्वेश्चन है चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। वहां पर आपको डायरेक्ट इमेजेस भी दे रखी है और आपसे पूछ भी रखा है कि क्या करना है। एक लाइट हाउस है जिसकी आपको देखना, अगर पढ़ाई के बीच में उसने बता रखा है क्या हाइट है उसकी, 40 मीटर उसकी हाइट है। ठीक है, और उसके लाइट हाउस के टॉप पर टावर होती है, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, कुछ बच्चों ने शायद रियल में भी देखे हो। वो जो लाइट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, जब भी ऊपर से एंगल नीचे की तरफ आता है तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, नीचे से ऊपर जाता है तो एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो जो उसके टॉप से जो बन रहा है, आप देखो एक बोट है, एक शिप है। मैंने माना है जो डी पॉइंट है उसके ऊपर बोट है, सी पर शिप है। यह आपको क्वेश्चन में दे भी रखा है। तो शिप और बोट दोनों दोनों किसकी तरफ आ रहे हैं? लाइट हाउस की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अभी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बोट के साथ वो है 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, क्योंकि ये और ये कितना हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। इसी तरीके से ये 60 डिग्री तो ये 60 डिग्री। तो आप इसको अब ऐसे समझो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बोट के साथ बन रहा है वो 30 डिग्री, या बोट का एंगल ऑफ एलिवेशन जो लाइट के साथ बन रहा है वो 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन शिप के साथ 60 डिग्री। लाइट हाउस की आपको दे रखी है हाइट 40 मीटर। तो पहला क्वेश्चन आपने क्या देखा? पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि बोट या शिप कौन ज्यादा पास है किसके? आपके लाइट हाउस के। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ दिस वन बोट एंड शिप इज नियरर टू द लाइट हाउस। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपको स्टार्ट करने का तरीका, लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर। लाइट हाउस लिख लो। तो ए बी कितना आ गया आपके पास? ए बी दे रखा है आपको 40 मीटर। 40 मीटर। ठीक है, आपको ये जो सी है वो शिप है, डी जो है वो बोट है। तो यहां लिख देता हूं बी डी इक्वल क्या है? डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम लाइट हाउस। और बीसी क्या है आपका? डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम लाइट हाउस। सारी चीज मेंशन हो चुकी है। आप ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, जरा ध्यान से देखना, मुझे बी डी निकालना है, मुझे ए बी दे रखा है, तो कौन से में दोनों चीज आती है? टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो टेन लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये थीटा कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री कितना हो गया? ए बी अपॉन में बी डी। ठीक है, क्योंकि पहले परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन में √3। ए बी कितना है? 40। बी डी कितना है? पता नहीं, बी डी तो निकालना है। तो बी डी कितना आ गया? 40√3 मीटर। आइए अगला, इन ट्रायंगल ए बी सी, दोबारा से ये भी 10 आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन में बी सी। टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3, ए बी की वैल्यू 40, बी सी हमें निकालना है। तो बी सी कितना आ गया? बी सी आ गया 40 अपॉन में √3 मीटर। तो आप देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ √3 से डिवाइड हो रहा है। तो कौन सी
पास होगी ज्यादा, जहां पर डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा या कम होएगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा। जब डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस कम होगा। तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं, therefore ship is nearer to the lighthouse। ये तो था आपका पहला पार्ट। अभी इसमें एक और पार्ट पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि जो बोट है वो किसकी तरफ आ रही है, आपके फुट ऑफ द टावर की तरफ, लाइट हाउस की तरफ आ रही है। स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो उसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, पहले आप ये नोट डाउन करें, फिर वो कराऊंगा। आपको बोट दे रखी है, बोट की स्पीड दे रखी है, जो कि कहां आ रही है, लाइट हाउस की तरफ आ रही है, यानी कि किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। कितनी स्पीड दे रखी है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है। तो आपको बताना ये है कि बोट को बी तक पहुंचने में, पॉइंट बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। आइए, अभी हमने ऑलरेडी बीडी निकाल लिया था। बीडी का डिस्टेंस था 40√3 मीटर, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट देख लो। स्पीड इक्वल्स टू, पूरा लिख देता हूं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। आई होप आप सभी को ये बात समझ आ गई होगी, बेसिक फॉर्मूला है। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करेंगे। डिस्टेंस हमारे पास ये रहा, स्पीड कितनी दे रखी है, गिवन दैट स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। लेकिन हमारे को किलोमीटर का करना क्या है, डिस्टेंस हमारा मीटर में है, तो मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और ये आवर को मिनट में करने के लिए 60 से, ठीक है ना। तो अब ये आपके पास क्या आंसर आएगा, 20,000 अपॉन में 60 विच इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन में 60, और आप चाहो उसको फर्दर काट सकते हो, ये आ जाएगा 1000 अपॉन में 3। तो आपका आंसर आ गया 1000 अपॉन में 3 मीटर पर मिनट। इस स्पीड से आपकी बोट चल रही है, मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लिया। तो आइए टाइम निकालते हैं। टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कितना है 40 अपॉन में √3, और देखो इसको रेसिप्रोकल करके ऐसे लिख लो, चलो समझो, 100 अपॉन में 3 से, यानी कि स्पीड आ गई। अब इसको कैसे लिखूंगा, 40√3 इंटू में 3 अपॉन में 100, 1000, 0 से 0 कट गया, इससे ये कट गया 25, आंसर आया 3√3 अपॉन में 25। जिस बच्चों को ना समझ आया वो ध्यान से कैलकुलेशन करे। अब √3 की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी तो कोई बात नहीं, आपका आंसर यहीं पर आ जाएगा, और आंसर किस में आएगा, मिनट में आएगा। इस बात को ध्यान में रखना, कहीं सेकंड या आर लिखे हो, मिनट में आपका आंसर आएगा। और अगर आप चाहते हो और आपको वैल्यू दे रखी है √3 की, तो आप उसको पुट करके आंसर दे कर सकते हो। आंसर आपका आ रहा है 2.076 मिनट्स, यानी कि इतना समय लगेगा आपकी बोट डी को कहां तक पहुंचने में, बी पॉइंट तक पहुंचने में। ये आपका इस क्रम का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। यही इसके साथ आपका सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया था वो खत्म हो जाएगा। मैंने कोशिश करी है कि आपको मैक्सिमम समझा पाऊं, आपको हर एक टॉपिक के साथ क्वेश्चन समझा पाऊं। जिन बच्चों ने पहले भी अगर टॉपिक नहीं कर रखे होंगे तो वो सिर्फ ये वीडियो देखकर भी वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने पूरी कोशिश करी है। इसी के साथ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, जो फिर अगेन एक केस स्टडी है। क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पर होगा, और क्वेश्चन पढ़कर आप डिसाइड करना कि ये कौन से चैप्टर का है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, और शायद आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बहुत ही प्यारे तरीके से क्या दिया हुआ है, एक नगर का बता रखा है कि पूरा कैसा है, मार्केट दिखा रखी है, और फिर कुछ इमेज दिखा रखी है, ठीक है। अब आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, सबसे पहले चलो क्वेश्चन छोड़ो, आपको दे क्या क्या रखा है वो देखो। आपको दे रखा है डायामीटर ऑफ एप्पल, रेशियो दे रखी है डायामीटर ऑफ ऑरेंज के साथ, ऐसे ही कर रखा है। क्या रेशियो दे रखी है, 2:3। पहली चीज तो आपको ये दे रखी है, ठीक है ना। अब आइए
इसकी पर बात करते हैं। अगर डायमीटर ऑफ एप्पल रेशियो डायमीटर ऑफ ऑरेंज 2:3 है, तो रेडियस ऑफ एप्पल रेशियो रेडियस ऑफ ऑरेंज कितनी होगी? 2:3 ही होगी। क्लियर है? लेकिन आपको देखो मैं उससे एक अलग तरीके के मेथड से कराता हूं। डायमीटर ऑफ एप्पल कितना हो गया? 2x हो गया। तो रेडियस ऑफ एप्पल कितना हो गया? ऑफकोर्स 2x अपॉन में 2 यानी कि x। डायमीटर ऑफ ऑरेंज कितना हो गया? 3x। तो रेडियस कितना हो गया? 3x अपॉन में 2। ठीक है ना? रेडियस ऑफ एप्पल आ गया x और रेडियस ऑफ ऑरेंज आ गया 3x अपॉन में 2। अब जरा ध्यान से देखो, आपका पहला क्वेश्चन क्या था? क्या पूछा गया आपको? आपको पूछा गया है सरफेस एरिया की रेशियो निकालनी है एप्पल टू द रेशियो ऑफ ऑरेंज, यानी कि आपको सरफेस एरिया निकालना है एप्पल का अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ ऑरेंज, इनकी क्या रेशियो आएगी। तो आइए करते हैं, ध्यान से देखो। सरफेस एरिया ऑफ एप्पल अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ ऑरेंज, ये निकालना है आपको। करेक्ट, ये निकालना है। और ये दोनों आपको स्फेरिकल बॉडी दे रखी है। स्फेरिकल बॉडी का क्या होता है फॉर्मूला सरफेस एरिया का? सोचो, ध्यान लगाओ। करेक्ट, 4 पाई आर का स्क्वायर। और यहां पर मैं ए लगा रहा हूं डिनोटेशन के लिए कि रेडियस ऑफ एप्पल अपॉन में 4 पाई आर ओ का स्क्वायर। आर ओ मतलब रेडियस ऑफ ऑरेंज। 4 पाई से 4 पाई कट गया, बचा क्या? आर स्क्वायर, आर ए का स्क्वायर अपॉन में आर ओ का स्क्वायर। अब आर ए स्क्वायर कितना है? एक्स का स्क्वायर। और ये कितना है? 3x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। अब जरा इसको सॉल्व करो, किसके बराबर आएगा? x का स्क्वायर, 9x का स्क्वायर अपॉन में 4। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, यहां पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, आंसर आया 4 अपॉन में 9। तो आंसर आ गया 4:9। सरफेस एरिया का क्या आ गया? 4:9 आ चुका है आपका आंसर। अब आइए, अभी इसका खत्म नहीं हुआ है, सेकंड पार्ट पर आते हैं इसके। और ये रहा हमारा पार्ट, कौन सा? पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट सेकंड आपने ध्यान से पढ़ा होगा। क्या पूछ रहा था पार्ट सेकंड में वो आपसे? पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। यहां पर फिगर देखी होगी, डोल 3 में आपको क्या दे रखा था? एक डोल दे रखी है जिसका जो हेड है वो तो स्फेरिकल शेप का है और जिसकी बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल शेप की है। इसी के साथ साथ आपको क्या दे रखा है? सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस 3 सेंटीमीटर और स्फेयर की भी रेडियस 3 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट दे रखी है आपको वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि जो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है वो 8 सेंटीमीटर और रेडियस दोनों की 3 सेंटीमीटर। इसके बाद वो शिफ्ट कर गया फोर्थ फोटो में जिसमें ड्रम दे रखा है। उसने बोला है जो ड्रम का रेडियस है वो भी कितना है? 3 सेंटीमीटर है। इसकी हाइट फाइंड करनी है। क्यों फाइंड करनी है? क्योंकि ये क्ले की बनी डोल थी, उसने इसी क्ले का इस्तेमाल करके क्या बनाया है? ड्रम बनाया। ये पूरी की पूरी क्ले का इस्तेमाल करके ड्रम बनाया है। सिंपल सी बात है। इसके अंदर और इसके अंदर क्या कॉमन बात है? वॉल्यूम ऑफ क्ले कॉमन है। इसकी जो भी वॉल्यूम रही होगी वो इसके अंदर भी तो होगी ना, क्योंकि जितने मटेरियल से ये बनी है उतने मटेरियल से ये भी तो बना है। आइए, क्या क्या दे रखा है हमारे को? रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ डोल 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर ऑफ डोल 3। ये मैं एक एक चीज मेंशन कर रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ डोल 3 8 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें हमारे को मेंशन कर रखी है, ठीक है ना। सबसे पहले अच्छा एक प्रैक्टिस अच्छी होती है कि आप सारी की सारी चीजें जो आपको दे रखी हैं वो आप एक साथ लिख लें। इसके अलावा आइए इसकी वॉल्यूम निकालते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं, हाइट ऑफ, लेट द हाइट ऑफ ड्रम बी h सेंटीमीटर। ठीक है, आइए वॉल्यूम ऑफ डोल 3
किसके बराबर आएगा? क्या वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिंपल। अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना? अब देखो यहां से पाई कॉमन ले लो, पाई की वैल्यू भी मत डालो, काम की नहीं है। 4/3 आर का क्यूब यानी 3 का क्यूब प्लस आर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और एच कितना है 8। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है? 3 से 3 कट गया, पाई 3 स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 प्लस 3 स्क्वायर 9, 9 8 जा 72। आपका आंसर आ गया 108 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। ये किसका आंसर आया है? वॉल्यूम ऑफ डोल 3। अब आइए ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ ड्रम किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ डोल 3। अब वॉल्यूम ऑफ ड्रम क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेसिकली, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप का है तो इसका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर और एच हमने लेट कर रखी है इसकी हाइट को। और वॉल्यूम ऑफ डोल 3 कितनी आ गई? 108। तो यहां का फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो आई 108 गई है। अब देखो पाई क्यों नहीं डाली थी हमने वैल्यू? पाई से पाई कट गया, कैलकुलेशन इजी। अब आपको ड्रम की रेडियस कितनी दे रखी है? 3 का स्क्वायर इंटू में h इक्वल्स टू 108। तो h आ गया 108 अपॉन में ये वहां जाएगा 3 3 का 9, ये इससे कट जाएगा, h आ गया 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप मेंशन कर दो हाइट ऑफ ड्रम, या लेंथ कह लो या हाइट कह लो, कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। तो आपकी केस स्टडीज आपने देखी कितनी ज्यादा इजी थी। क्वेश्चन भले ही आपको घुमा फिरा कर दे रखा हो, लेकिन आपकी जो कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं केस स्टडीज में बहुत ही इजी होती है। बस आपको वर्ड को डिकोड करना आना चाहिए। तो इसी के साथ हमने पूरी की पूरी कोशिश करी है कि आपको पैटर्न समझा पाए सीबीएसई का, और आपको डिकोड कर पाए कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या वेटेज रहने वाली है। आप इस वीडियो को ध्यान से करें और करने के बाद हमारे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहां पर हमको सुधारने की जरूरत है। देखो हम भी आपसे कुछ सीखते हैं, तो हमारे को आपसे सीखने की बहुत जरूरत है। तो आप हमें बताएं कि हमसे क्या कमी रह गई है, कैसे हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला। थैंक यू गाइस।